गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन चर्चा में रेडियो नाटक शामिल करने जा रहे हैं। अभी हम नाटक के संबंध में पढ़ रहे थे, नाटक के तत्वों, नाटक कैसे लिखते हैं। उसी प्रकार से रेडियो नाटक भी होते हैं। रेडियो नाटक में दृश्य प्रधान नहीं होते, उसमें शब्द, ध्वनियाँ और संगीत प्रधान होते हैं। तो ये जानते हैं रेडियो नाटक के संबंध में। तो ये भी एक विधा है हिंदी साहित्य की और बहुत ही प्रचलित विधा है। रेडियो में इसका प्रचलन ज़्यादा देखने को मिलता है। ये भी मनोरंजन और शिक्षा और जन जागरूकता के उद्देश्य से इस विधा का जन्म हुआ है। इसमें भाषा, संगीत और गीत का बड़ा ही योगदान देखने को मिलता है। तो जानते हैं सबसे पहले परिभाषा क्या है रेडियो नाटक की। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसमें हम सुन सकते हैं। साहित्य की यह विधा जब रेडियो पर सुनी जाती है तो इस पर रेडियो नाटक की मुहर लग जाती है। अर्थात जब हम सुनते हैं रेडियो पर तब एक प्रकार से हम रेडियो नाटक इसको कह सकते हैं। इसे अंधेरे का नाटक भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें मंचन नहीं होता है, सिर्फ सुनाई पड़ता है। भाषा, संवाद, नरेशन, ध्वनि एवं संगीत इसके उपकरण होते हैं। कथानक, पात्र, दृश्य, संवाद एवं उद्देश्य नाटक के प्रमुख बिंदु होते हैं। क्योंकि इसमें अभिनय की प्रधानता नहीं होती, मंचन नहीं होता, इसलिए इसमें विशेष प्रयास की और विशेष ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर नाटक मंचन हो रहा हो स्टेज में या फिल्मों में तो उसमें अभिनय देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन रेडियो नाटक में सिर्फ संगीत के माध्यम से और वाणी के उतार चढ़ाव के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से उसका संयोजन किया जाता है। इस प्रकार से दूसरी परिभाषा भी है, रेडियो नाटक ध्वनि शब्दों का नाटकीय सामंजस्य है। यह संश्लिष्ट शब्दचित्र है जो संवाद, ध्वनि, प्रभाव, संगीत और मौन के सहयोग से इस प्रकार चित्रित होते हैं कि श्रोता के मानस पट पर इस पर चित्र की सृष्टि कर सकें। इस प्रकार से संवाद, ध्वनि और संगीत का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके तत्व कौन से हैं? जैसे हमने नाटक के तत्व पढ़े थे उसी प्रकार से रेडियो नाटक के भी लगभग वही तत्व होते हैं। कोई भी विधा हो, जब आपस में विचार टकराते हैं, विचारों का टकराव होता है, तो उससे विचारों के टकराने से नाटक, कहानी या घटना या कथा, एकांकी का जन्म होता है। तो इस प्रकार से कहानी के तत्व थे, नाटक के तत्व थे। इस प्रकार से रेडियो नाटक में भी कथानक मूल होता है। कथानक के द्वारा ही जो नाटककार होता है श्रोताओं की रुचि का पता लगाता है, उसमें जिज्ञासा पैदा करता है और अपनी तरफ व्यवसायिक दृष्टि से भी लोगों को आकर्षित करता है। कथानक में एकाग्रता की अति आवश्यकता होती है। कथानक को ही समीक्षक, जो आलोचक हैं, जो समीक्षक हैं, कथानक को ही वो नाटक की थीम कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, उसको मुख्य अंश मानते हैं। इसमें पात्रों के संघर्ष की गाथा होती है और रूप की भी। इसके 3 भाग हैं। इसमें पहला भाग प्रारंभिक दौर का होता है, दूसरा भाग क्रिया प्रतिक्रिया का होता है। इसमें कहानी एक करते हुए क्रम में होती है और तीसरा जो अंश होता है रेडियो नाटक का, वो पात्रों के संघर्ष को दर्शाता है। इस प्रकार से रेडियो नाटक के 3 प्रमुख भाग होते हैं, या यूँ कह लो रेडियो नाटक के जो कथानक तत्व है उसके ये 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला प्रारंभिक दौर, दूसरा क्रिया, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं, तीसरा पात्रों का संघर्ष और चौथा समापन भी हम कह सकते हैं, जो एक निश्चित उद्देश्य की ओर जो नाटक को ले जाए। चरित्र में जो भी पात्र होते हैं उनके गुण दोषों का उद्घाटन होता है। नाटक या रेडियो नाटक में चरित्रों के जो भाव होते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी जड़ पदार्थ हो, पेड़ पौधे हो, पाषाण मूर्ति हो आदि को एक प्रकार से मानव स्वर दे दिया जाता है। रेडियो नाटक के जो चरित्र होते हैं सामयिक एवं सर्व सामान्य जीवन के प्राणी होते हैं, जिनमें भाव, संवेदनाएं एवं अनुभूतियां नित्य प्रति के जीवन संघर्ष से प्रस्फुटित होती हैं। और रेडियो नाटक में एक केंद्रीय चरित्र होता है और एक सहायक चरित्र होता है। इस प्रकार से 2 कैटेगरी होती हैं। नाटक में भी इसी प्रकार से होती है। या फिर कोई फिल्म हो या रंगमंच या थिएटर का कोई अभिनय हो, उसमें भी
एक प्रधान नायक या नायिका होती है, दूसरे अन्य सहायक नायक या नायिका होती हैं। अब ध्वनि, जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है रेडियो नाटक का, ध्वनि। ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वनियाँ और शब्द श्रोता के मस्तिष्क से टकराती हैं और कुछ चित्र बना देती हैं। एक शब्द चित्र बनता है। ये चित्र अपनी शक्ति के अनुसार उनकी इंद्रियों को प्रभावित करती हैं, उनको संवेदनशील बनाती हैं, उनमें भावोद्वेगों को जागृत करती हैं, उनकी कल्पना को जागृत करती हैं। इस प्रकार से उस नाटक को सुनकर जो श्रोता होता है वो उसी प्रकार से भावनाओं की अनुभूति करता है, जिस प्रकार से नाटककार या संवाद या चरित्र अभिनेता जिस प्रकार से उसको अनुभव कराने चाहते हैं। तो इसमें ध्वनियों का बड़ा योग। ध्वनि दो प्रकार की मानी गई। व्यक्ति ध्वनि। व्यक्ति ध्वनि में क्या होता है, जो भी हम वाणी से प्रत्यक्ष व्यक्त करें। अव्यक्त ध्वनि में सभी प्रकार की ध्वनियाँ आ जाती हैं, चाहे वो शेर की दहाड़ हो या बादलों का गर्जन हो या भौरों का गुनगुनाना हो। इसके अलावा वैदिक साहित्य में 3 ध्वनियाँ मानी गई। दैवीय वाणी, जो देवों से प्राप्त होती है। दूसरी भौतिक वाणी, इसमें सभी प्रकार की ध्वनियाँ आ जाती हैं। तीसरी पार्थिव वाणी। ये 3 वाणियाँ ये मानी गई हैं। आगे हम देखते हैं रेडियो नाटक के प्रकार कौन से। मौलिक नाटक होता है, जिसमें नाटककार स्वयं कल्पना करता है, कल्पना की सृष्टि करता है, वातावरण का सृजन करता है। दूसरा अनुदित नाटक, इसमें अलग अलग साहित्यिक भाषाओं से अनुवाद करके उनका रचनांतरण करके रेडियो नाटक के रूप में प्रस्तुतीकरण करते हैं। तीसरा रूपांतरित नाटक, इसमें जो साहित्यकार होते हैं उनकी साहित्यकारी कृतियों को उनको रेडियो पर उनके कुछ अंशों को लेकर के उसका प्रस्तुतीकरण किया जाता है। ऐसे अंश शामिल किए जाते हैं जिसमें नाटकीयता और तथ्य प्रधान हो। अगला हम देखते हैं एक पात्रीय नाटक। इसमें एक ही पात्र होता है और जो अपने अभिनय और वाचन से एकल प्रस्तुतीकरण देता है। अगला है झलकी या हास्य नाटक। इसमें प्रहसन या हास्य की प्रधानता होती है, व्यंग्य की प्रधानता होती है। अगला फैंटेसी, इसमें प्राकृतिक जो भी उपादान है, प्राकृतिक उपकरण जो भी हैं, प्राकृतिक उपादान अर्थात बादल, पेड़ पौधे, पक्षी और पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सब प्राकृतिक उपादान हुए। इनको मूर्त रूप में दिखाया जाता है। इसमें कथा, पात्र, वातावरण काल्पनिक होता है। पशु पक्षी जो भी पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो सब बोलते हुए संवाद करते हुए प्रतीत होते हैं। आखिरी है गीत काव्य या काव्य नाटक। इसमें गीत संगीत की प्रधानता होती है। एक प्रकार से श्रुति मधुर विधा है, इसमें संगीत और गीत की प्रधानता होती है। इसके अलावा धारावाहिक नाटक होते हैं और कार्टून नाटक होते हैं, ये भी देखते हैं जो हम रेडियो पर कार्टून नाटक भी प्रसारण होता है। और धारावाहिक नाटकों में एक श्रृंखला होती है, एक धारावाहिक लंबे समय तक चलता है और अगले क्रम पर वो आधारित होता है। आगे रेडियो नाटक की भाषा आप देख सकते हैं। भाषा सरल हो, संप्रेषणीय अर्थात जो ग्रहण करने योग्य हो, जैसा बोलने वाला जो भी कहे उसी आशय के साथ सुनने वाला भी समझ सके, उसको संप्रेषणीय भाषा बोलते हैं। अलंकृत भाषा न हो, पात्रानुकूल, भावानुरूप और जीवंत हो भाषा, व्यवहारिक हो और श्रोताओं के अनुकूल हो, क्योंकि जो श्रोता होते हैं वो सर्वसाधारण जीवन के होते हैं। रेडियो नाटक में संवाद कैसे हो, संवाद प्रधान होते हैं। संवाद शैली अगर अनुकूल नहीं है, पैनी नहीं है, सशक्त नहीं है और जीवंत नहीं है तो कभी भी रेडियो नाटक सफल नहीं हो सकता है। तो रेडियो नाटक के जो संवाद हैं तो बहुत ही अनुभूतिजन हो, स्वाभाविक हो, सहज संप्रेषणीय हो। यहाँ तक कि जो संवाद लेखक हो पूरी तरीके से उन संवादों में डूबा हुआ हो, संवादों में कसाव हो, तारतम्यता हो, नाटकीयता हो, तार चढ़ाव हो, प्रश्नों का भी समावेश हो। इसके अलावा कभी कभी उन संवादों में प्रवेश प्रस्थान या किसी के आगमन की सूचना भी दी जाती है। संवादों में ऐसे हों जो अंतर्मन को उद्वेलित करें, हमारे मन में संवेदनाओं को, भावोद्वेगों को जगाएं, ताकि हम उसी नाटककार या जो भी पात्र अभिनय कर रहे हैं, जो संवाद अदायगी कर रहे हैं, उनके साथ उनकी जो भी वो बोले उनकी वाणी को अपनी कान बना सकें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि
रेडियो नाटक जो होता है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसमें संवाद और भाषा शैली कैसी होनी चाहिए और उसके मुख्य तत्व कौन से होते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।